कि जितने भी एक न्यू कमर हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हम अपनी बिज़नेस को बनाएं तो किस तरीके से बनाएं, अपनी सुपरमार्केट खोलें कैसे खोलें। एक बेसिक आइडिया वैसे ही होता है कि हाँ, एक सुपरमार्केट में क्या होता है कि रैक्स ले लो, काउंटर्स लगा लो, सिस्टम लगा लो, मैन पावर रख लो, डिस्ट्रीब्यूटर से सामान ले लो, चल जाएगा। रैक्स लेनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रैक्स किस प्राइस में लेनी है। पार्टिकुलर साइज की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि किसी भी 500 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट, 1000, 1200 स्क्वायर फीट के अंदर आप सोचो कि ये वो रन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सुपरमार्केट कंसल्टेंसी में और आज हमारे पास यहाँ पे ऑनर खड़े हुए हैं। तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई सुपरमार्केट कैसे खोलें, सुपरमार्केट ओपन करने में कितना खर्चा आता है, फ्रेंचाइजी लेना चाहिए नहीं, बहुत सारे सवाल। हर एक सवाल के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे ऑनर खड़े हैं इनके। तो सर एक छोटा सा इंट्रो दें आप। हाय वेद, सबसे पहले तो वेद आपका थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना टाइम निकाला और आके इस टॉपिक के ऊपर बात करने का हमारे साथ एक पूरा प्लान करा। सुपरमार्केट कंसल्टेशन बेसिकली एक क्या सपोर्ट है कि जितने भी एक न्यू कमर हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो अपनी सुपरमार्केट खोलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि एक इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से बिज़नेस के अंदर लॉसेस जो क्रिएट होते हैं, या जो लोग अपना बिज़नेस बहुत जल्दी अपना बंद कर देते हैं। ख़ासतौर से डाटा भी है जहाँ पर ये देखा गया है कि जो सुपरमार्केट्स हैं वो, या कोई भी मार्केट इंडिया में बिजनेस हैं वो खुलते हैं, लेकिन 90% फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। तो हमको ये मालूम होना चाहिए किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, स्पेशली क्योंकि हम सुपरमार्केट बिजनेस में काम कर रहे हैं, कि हम अपनी बिज़नेस को बनाएं तो किस तरीके से बनाएं, अपनी सुपरमार्केट खोलें कैसे खोलें, किस तरीके से ऐसे सुपरमार्केट जो है वो प्रोफेशनली डेवलप हो, जो कि एक आम तरीके से काम करती है, जो ग्रोथ की तरफ भी बढ़ती है, या जो सुपरमार्केट एक तरीके से प्रोफेशनली हम देखते हैं ऑटोमेशन पे चलने वाली। इसको पूरे प्रोसेस को किस तरीके से करा जाता है, वो सारी सपोर्ट एक हमारे कंसल्टेशन में लोगों के पास हम लोग देने की कोशिश करते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, जिनको हेल्प मिलनी चाहिए इसके अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सर यहाँ पे काफ़ी सारी हेल्प करते हैं सुपरमार्केट ओपन करने में, बनवाने में, है ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो सर अगर एक सुपरमार्केट ओपन किया जाए तो लगभग एक छोटा खर्चे की बात करें तो वैसे कितने में स्टार्ट हो सकता है, अगर थोड़ा सा एक ओपिनियन दें ऐसा। हाँ, सो बेसिकली इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। किसी भी सुपरमार्केट को स्टार्ट करने के लिए हमको पार्टिकुलर ये पता होना चाहिए कि हमें कितना पर स्क्वायर फीट कॉस्ट लगती है। ये कैलकुलेशन बेसिस पे होता है। जनरली मैं आमतौर से लोगों को बताता हूँ कि अगर हमको एक नॉर्मल सुपरमार्केट स्टार्ट करनी है, जैसे कि जस्ट लाइक अ डी मार्ट काइंड ऑफ हमें सेंटर बनाना है, तो उसके लिए कॉस्ट आती है जो कि 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट होती है। तो हमें 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट से अगर हम लगाएंगे तो हम अपनी सुपरमार्केट को एक अच्छी प्रोफेशनल सुपरमार्केट खोल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। तो लोगों को ये पता ही नहीं होता है एक्चुअल में कि लोग ना क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट में आके खुद सुपरमार्केट खोल लेते हैं, है ना, और या फिर फ्रेंचाइजी ले लेते हैं कहीं से, और फिर बैठ के रोते हैं कि भाई क्या कर लिया हमने। एक्चुअली इसकी क्या वजह है वैसे? अरे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो ये हमारा स्टेप और ये कंसल्टेशन स्टार्ट करने के पीछे प्रोसेस भी यही था, हमारा एक अप्रोच भी यही थी कि जब ये एनालाइज करा गया और ये देखा गया कि लोग एक कोरोना के बाद से, खास तौर से कोरोना में जिस तरीके से लोगों ने सबने एक चीज़ें देखी थी कि सिर्फ दो ही चीज़ें काम कर रही हैं, या तो ग्रॉसरी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, ग्रॉसरी इंडस्ट्री ओपन है सबके लिए, या फिर मेडिकल एक स्टोर्स थे, मेडिकल वगैरह देख रहे थे, तो सबको लग रहा था कि ये इंडस्ट्री सबसे अच्छी है, जहाँ पर हम एवरग्रीन है, हर मौसम में चलने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग ने बहुत ज़्यादा लोगों ने न्यू कमर ने एंट्री करनी चालू करी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप एज द न्यू इंडिविजुअल जब किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करेंगे और आपको उसके बारे में, प्रोसेस के बारे में नहीं पता होगा, उसके सही तरीके नहीं मालूम होंगे, तो अल्टीमेटली फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये सेम वही बात है कि मुझे कहीं रास्ते में जाना है और मैं अपनी गाड़ी लेके निकल तो गया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ पर है। तो उससे क्या होगा कि आप सिर्फ चलते ही चले जाओगे, अगर आपको कुछ होना है नहीं। मतलब एक गोल नहीं होता है कि जो सुपरमार्केट बनाते हैं, एग्जैक्टली, पता ही नहीं होता है। क्योंकि जनरली जितने भी कॉल्स हम लोग लेते हैं, जहाँ पर मैं लोगों से बात करता हूँ, तो मैं अपनी कंसल्टेशन में यही पाता हूँ कि 90 to 95% लोगों को बेसिक फेलियर के पीछे रीज़न ही यही है कि उनको पता ही नहीं है कि मुझे ये काम करना क्यों है। सबसे पहली चीज़। सेकंड, उनको ये नहीं मालूम होता कि अगर मुझे करना भी है तो किस तरीके से करना है। मतलब किसी की कहीं भी बातों पे आके किसने बोला कि ये काम कर लो, इसमें अच्छा है, वो सही नहीं है ना। तो विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आप एंटर करेंगे, किसने बोला कि आपको, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, देखिए
सुपरमार्केट में हम लोग आम तौर से विजिट करते रहते हैं, तो लोगों को ना एक बेसिक आइडिया वैसे ही होता है कि हाँ, एक सुपरमार्केट में क्या होता है कि रैक्स ले लो, काउंटर्स लगा लो, सिस्टम लगा लो, मैन पावर रख लो, डिस्ट्रीब्यूटर सामान ले लो, चल जाएगा। लेकिन अगर ये सब इतनी आसान चीज़ें होती तो हर कोई इसको वो करके बैठा होता है, राइट? तो वो चीज़ें ऐसी चल नहीं पाती हैं। आपके पास एक आम तौर से किसी भी सुपरमार्केट को स्टार्ट करने के लिए 15 से 20 टाइप के स्टेप्स होते हैं, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले लोकेशन किस तरीके से फाइनल करी जाती है। लोकेशन हो गया, आपकी लोकेशन एक बहुत बैकबोन होती है। अगर हमें यही नहीं मालूम कि हमें किसी भी लोकेशन पे हमने खोल लिया तो आपके अगर बैकबोन ही गलत है तो आपका वैसे बिजनेस नहीं चलना है। सेम ऐसे ही आपने जो लोकेशन फाइनल करी वहाँ पे आप इंटीरियर सेटअप कैसे करेंगे। आप इंटीरियर सेटअप में रैक लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं आमतौर से लोगों को बताता हूँ रैक जिन लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये एक एरिया है तो इस एरिया का लोग एक डायमेंशन लेंगे, ये कितने बाय कितने का प्लॉट है, और रैक मैन्युफैक्चरर को दे देंगे। अब रैक मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैं यहाँ रैक मैन्युफैक्चरर को गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि वो बेसिकली उनका काम है, वो लोग सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन रैक मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो वहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना फर्नीचर पुट करने की कोशिश करेगा। तो उस हिसाब से आपके पास रैक्स आ जाएंगी, अब आप वो रैक्स लग जाएंगी। उसके बाद लोग सोचते हैं अब इसमें हम भरें क्या, सामान कहाँ से आए, बल्कि कहीं ऐसा नहीं है कि ये पहला स्टेप होना चाहिए। अच्छा। आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या सामान, क्योंकि आपके सुपरमार्केट में कस्टमर क्या लेने आएगा, वो टाइल्स, रैक्स, कलर, लाइटिंग लेने तो नहीं आएगा ना। वो तो उससे एक्साइट हो सकता है एक बार, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि अगर उसे प्रोडक्ट ही नहीं मिलेंगे और वो प्रोडक्ट किस प्राइस पे, क्योंकि इंडिया एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, प्राइस ओरिएंटेड मार्केट है, हर किसी को डिस्काउंट चाहिए। वो प्राइसिंग टेक्निक क्या होती है वो पता ही नहीं होगा तो फिर वो चीज़ें बन नहीं पाती। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर निकल के आती हैं। अच्छा, तो सर आप ये बताएं कि आप किस तरह से मदद करते हैं, जैसे किस तरह से हेल्प करते हैं आप, जैसे कोई एक सुपरमार्केट ओपन करना चाहता है ना, क्या क्या चीज़ें आप कैसे हेल्प करते हैं थोड़ा बताएं। तो भैया इसमें कैसा है ना कि बेसिकली हम अपनी कंसल्टेशन हमारे अलग अलग कई सारे एक पैटर्न है जिसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं, न्यू कमर की हेल्प करते हैं। आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं? हम कंसल्टेशन प्रोवाइड कराते हैं। किस तरह से? ओके, तो कंसल्टेशन में कैसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यू इंडिविजुअल है जिसको इस इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उनको रिटेल इंडस्ट्री के अंदर आना है, अपना सुपरमार्केट खोलना है, तो वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। हम उनको डे 1 से लोकेशन फाइनल करने से लेकर और सुपरमार्केट की इनॉग्रेशन तक जितने भी स्टेप्स आते हैं उन सबको किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। ये एक स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों को उस बिज़नेस के बारे में जो भी दिमाग में उनके सवाल आ सकते हैं, तो वो अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब चीज़ें उनको एक ही जगह पे एक ही कंपनी से मिल जाती है जो हमारी कंपनी उनको प्रोवाइड कराती है। तो अगर उनको ये देखना है कि मुझे रैक्स लेनी है तो कहाँ से लेनी है, रैक्स लेनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रैक्स किस प्राइस में लेनी है, किस स्पेसिफिकेशन के साथ लेनी है। स्पेसिफिकेशन तो मालूम ही नहीं होता है ना लोगों को। आप ये देखिए, आपने अब आपने इस एरिया में एक बंदे की कोटेशन आती है 5 लाख की फॉर एग्जांपल, एक की आती है 3 लाख की, एक की आती है 7 लाख की, अलग अलग कोटेशन आती है। अब जनरल एक आदमी क्या करता है, वो क्या करता है कि वो देखता है कि जिसकी सबसे कम वाली होती है उसको वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। लेकिन मैं हमेशा पूछता हूँ कि आप ये सोचो तो कि एक की 3 लाख, एक की 7 लाख, ऐसा डिफरेंस क्यों? डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस होगा, क्योंकि वो सामने वाला बंदा ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही कुछ दे रहा है। तो जब तक हमें नहीं मालूम होगा कि मेरी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मेरी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए, तो मैं वो चीज़ सही से परचेज ही नहीं करूँगा। तो हम कंसल्टेशन में जैसे इसी पर्टिकुलर बात की बात करें तो हम क्या करते हैं, पहले एक लेआउट बनाते हैं। उस लेआउट में जो फर्नीचर प्लान होता है वो फर्नीचर रैंडम बेसिस से प्लान नहीं होता। उससे पहले प्रोडक्ट की कैटेगरी फाइनल होती है, ब्रांड्स फाइनल होते हैं, पोजीशनिंग फाइनल होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मेरी एक सुपरमार्केट के अंदर इधर एक वॉल रैक आ रही है और इस वॉल रैक के अंदर अगर 7 शेल्फ हैं तो उस 7 शेल्फ की सेकंड शेल्फ में मेरा कल क्या प्रोडक्ट आएगा। अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है देन ओनली मैं सही तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्नीचर को परचेज कर सकता हूँ, जिसमें मैं पैसा बचा सकता हूँ। तो हम अपने कस्टमर को इसी स्टेप में एक लेआउट बना कर देते हैं जो प्रोफेशनल है।
हम कैटेगरीज को फाइनल करके देते हैं, हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो फर्नीचर्स है, वो कितने प्राइस में उसे मार्केट से परचेज़ करना है, वो किस स्पेसिफिकेशन का साथ देना है, और एक लेआउट बना के उसे देते हैं। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ऑनर होता है उसके पास हम फिर बोलते हैं कि अब आप मार्केट से चेक कर लो। तो अब अगर वो जाएगा और किसी रैक मैन्युफैक्चरर को लेआउट देगा और क्वांटिटी देगा, तो अब उसके पास जब कॉस्टिंग आएगी तो कॉस्टिंग अलग अलग आएगी, तो उसे मालूम होगा कि कोई मेरे साथ कितना फ्रॉड कर रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे तो पहले से ही है मार्केट के प्राइस। तो वो ऐसे करके ना उसके इस कंसल्टेशन से उसका पैसा भी बचता है। जो एक सेटअप बनेगा वो प्रोफेशनल सेटअप बनेगा। उस प्रोफेशनल सेटअप से फ़ायदा ये होता है कि उसकी सेल का ग्रोथ का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम ऐसे स्टेप फिर और बाकी जो स्टेप्स हैं उन सब पे भी हमारी कंसल्टेशन मतलब उसमें फ़ायदा देती है। चलिए बढ़िया है सर। एक लास्ट सवाल, अभी जो फ्रेंचाइजी बहुत सारे लोग ले लेते हैं, मैंने देखा है कि कई लोग फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं, कई लोग सब फ्रॉड हो जाता है। फ्रेंचाइजी के नाम पे 50 लाख 60 लाख 70 लाख ले लिया जाता है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे थोड़ा? देखिए कैसा है ना कि ये एक पार्टिकुलर कंपनी का और एक मॉडल का बात है, तो मेरा पर्सनल ज़्यादा कमेंट तो किसी भी कंपनी के बारे में नहीं रहेगा। और मैं यूजुअली एज अ कंसल्टेंट इस पे रहता हूँ कि हमारा वो राइट नहीं है कि हम पार्टिकुलर किसी कंपनी को बोलें, लेकिन मैं यहाँ पर कस्टमर के पेन पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ। वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए कस्टमर कौन है? वो कस्टमर जो एक ऑनर है सुपरमार्केट का, जो स्टार्ट करने जा रहा है। मैं अगर अपनी एक सुपरमार्केट स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे अपना खुद का सेंटर खोलना है या मुझे किसी के साथ टाई अप करके फ्रेंचाइजी पे जाना है। फ्रेंचाइजी मॉडल बुरा नहीं है, फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत अच्छा है, दुनिया भर में काम कर रहा है, अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर ये सब काम करता है। मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि ग्रॉसरी इंडस्ट्री में फ्रेंचाइजी मॉडल उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है जिस तरीके से ये होना चाहिए, और वो काम एक नॉर्मल ग्रॉसरी सेटअप के अंदर एक पार्टिकुलर साइज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि किसी भी 500 स्क्वायर फीट 700 स्क्वायर फीट 1000 1200 स्क्वायर फीट के अंदर आप सोचो कि ये वो रन हो जाएगा और वो पार्टिकुलर कस्टमर के लिए फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई सामने वाला आपसे क्या चार्ज कर रहा है, कितने पैसे ले रहा है, उस पैसे के बदले में वो आपको दे क्या रहा है। कोई भी आपको आके देखिए, अगर मैं आपको किसी की फ्रेंचाइजी के बारे में बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि वेद आप एक काम करो, मैंने ना एक अपना सेंटर बनाया है, मैं उसकी फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ, आप उससे ना 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये कमा लो। तो मेरे कहने भर से अगर आप मेरा स्टोर ले लोगे, मेरा फ्रेंचाइजी ले लोगे और कल उसकी रिटर्न आपको नहीं मिले, बिल्कुल, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं नहीं, वो आप ही होंगे। ये समझना यूँ है कि मैं नहीं, आप में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहला स्टेप आपने कहीं ना कहीं एज गलती करी थी एज अ ओनर, कि आपने वो देखा, एनालाइज ही नहीं करा कि भाई मैंने जो बोला वो सही है या नहीं है। तो मोस्टली केसेस जो फ्रेंचाइजी में आज के टाइम पे प्रॉब्लम कंपनियां दे रही हैं वो यही दे रही हैं, क्योंकि मेरे पास एक बहुत लंबी केस स्टडी है, बहुत सारे लोगों के जिनकी हम पोस्ट कंसल्टेशन एक हमारी होती है, जिनके सेंटर बने होते हैं, जो नहीं चला पाते हैं, उनको हम जब ठीक कराते हैं तो वो बहुत सारे फ्रेंचाइजी वाले ही होते हैं, जिन्होंने ले लिया है और लेने के बाद वो सपोर्ट नहीं मिल रही है, जो बातें बोली जाती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। वो क्यों पूरी होंगी? कि वो प्रैक्टिकल ही नहीं है करने के लिए। तो मेरा सजेशन यही है कि आप चाहे फ्रेंचाइजी लें या चाहे अपना स्टोर खोलें, आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना जानकारी के कुछ भी काम करना, इट मीन्स आप सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, जो कि आप खुद ही उसमें पछताएंगे, किसी के नुकसान में नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने समझा आज कि एक सुपरमार्केट ओपन करने में क्या क्या चीज़ें लगनी चाहिए, है ना। तो वैसे तो सर बहुत अच्छी कंसल्टेंसी यहाँ पे देते हैं, सर बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और अगर आपको भी जुड़ना है सर के साथ तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। और सर का भी एक चैनल है सुपरमार्केट कंसल्टेंसी के नाम से, सुपरमार्केट कंसल्टेंसी। हाँ, तो सुपरमार्केट कंसल्टेंसी के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा कंटेंट, वो कंटेंट बना के डाल रखा है जो कंटेंट किसी भी न्यू कमर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक उसकी दे देंगे आपको, सर का चैनल विजिट करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। तो बस यहीं पे इस वीडियो को कर दे सर। थैंक यू वेरी मच वेद। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं उन सब के लिए ये मैसेज है कि देखिए, आप कुछ भी बिज़नेस करिए, चाहे सुपरमार्केट बनाएं या चाहे आप अपना कुछ भी एक रिटेल का स्टोर बनाएं या व्हाट एवर यू वांट टू डू, बिना इन्फॉर्मेशन किसी बिज़नेस के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर मत जाइए, क्योंकि ये चीज़ दिखने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो पैसा है आपका, वो आपने बहुत मेहनत से कमाया है। इस पैसे को ना
बचा के सेव करके और उसको सही इन्वेस्ट करना, ये हम सब लोगों की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम इसी जमाए हुए पैसे को कहीं भी किसी के कहने पे इन्वेस्ट कर देंगे या अपने हिसाब से हमें लगेगा कि ये ऐसा हो जाएगा, बल्कि ऑन पेपर वो चीज़ें नहीं हैं करने के लिए।